मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है, एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया। स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने, इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया। यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया, इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं, एक विरासत की गवाह, एक शक्ति जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और इन प्राचीन चोटियों के दिल से उठता है शिलाजीत, जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है। भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और नई आशा प्रदान कर रहा है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें दादी माँ कहते थे। उम्र ज्यादा थी, लेकिन सेहत इतनी स्ट्रॉन्ग कि सब हैरान थे। गांव के लोग पूछते, दादी माँ, आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे? तो दादी माँ का एक ही जवाब होता, मेरा राज है ये मोरिंगा। रोज सुबह वो इसके पत्ते लेती और अपनी सेहत का ख्याल रखती। आज हम शहर में रहकर नेचर से दूर हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, थकान, कमजोरी, कम इम्यूनिटी। अब दादी माँ का वही राज आप तक लेकर आया है एटॉमी मोरिंगा। नेचुरल इम्यूनिटी सपोर्ट, बॉडी डिटॉक्स और बेहतर डाइजेशन, डेली एनर्जी बिना किसी साइड इफेक्ट, 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस। सेहत का असली राज कभी बदला नहीं, सिर्फ हमने उसे भुला दिया था। अब वक्त है वापस नेचर की तरफ लौटने का। Start your healthy journey with Atomy Moringa today. बहुत समय पहले जब धरती बनी और बदलती रही, अपने विशाल परिदृश्यों के अंदर गहरे रहस्य छुपाए समय के साथ लाखों सालों में भारत एशिया की ओर बढ़ा, जिससे एक महान टकराव हुआ। इस शक्ति से भव्य हिमालय का निर्माण हुआ, जो प्रकृति के अनकहे रहस्यों का एक किला बन गया। ये ऊंची चोटियां आकार लेने लगी, आसमान को छूने की कोशिश करती, प्राचीन शक्तियों के रूप में खड़ी गई। समय की तरह ही विशाल और अटल गर्मियों में जब सूरज ऊंची चट्टानों को गर्म करता, एक रहस्यमय काले रंग का पदार्थ चट्टानों से बहने लगा, जो धरती के सबसे गहरे खजाने से जन्मा था। इसकी शक्ति की कहानियों से आकर्षित होकर खोजकर्ता सुबह की पहली किरणों के साथ निकलते, प्रकृति के इस छुपे हुए उपहार की तलाश में ऊंचाइयों को पार करते महान हिमालय के जंगलों में बंदरों ने इस रहस्यमयी गहरे काले पदार्थ को पाया और जिज्ञासा से उसे खा लिया। जल्द ही वे बदल गए, ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति से भर गए, पहले से भी ज्यादा खेलते और शक्तिशाली हो गए। दूर से मनुष्य हैरानी से देखते रहे, इस रहस्यमयी पदार्थ की शक्ति को देखकर चकित होते रहे, सोचते रहे इसमें कौन सी गुप्त शक्ति है। और इस तरह
यात्रा शुरू हुई। उन्होंने इस काले अमृत को इकट्ठा करना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है। एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया। स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने। इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया। यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए। एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया। इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं। एक विरासत की गवाह, एक शक्ति जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है और इन प्राचीन चोटियों के दिल से उठता है शिलाजीत, जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है। भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और नई आशा प्रदान कर रहा है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। लोग उन्हें दादी माँ कहते थे। उम्र ज्यादा थी, लेकिन सेहत इतनी स्ट्रॉन्ग कि सब हैरान थे। गांव के लोग पूछते, दादी माँ, आप हमेशा इतनी एनर्जेटिक कैसे? तो दादी माँ का एक ही जवाब होता, मेरा राज है ये मोरिंगा। रोज सुबह वो इसके पत्ते लेती और अपनी सेहत का ख्याल रखती। आज हम शहर में रहकर नेचर से दूर हो गए हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स वही हैं, थकान, कमजोरी, कम इम्यूनिटी। अब दादी माँ का वही राज आप तक लेकर आया है एटॉमी मोरिंगा। नेचुरल इम्यूनिटी सपोर्ट, बॉडी डिटॉक्स और बेहतर डाइजेशन, डेली एनर्जी बिना किसी साइड इफेक्ट, 90 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का पावर हाउस। सेहत का असली राज कभी बदला नहीं, सिर्फ हमने उसे भुला दिया था। अब वक्त है वापस नेचर की तरफ लौटने का। स्टार्ट योर हेल्दी जर्नी with Atomy Moringa today. बहुत समय पहले, जब धरती बनी और बदलती रही, अपने विशाल परिदृश्यों के अंदर गहरे रहस्य छुपाए समय के साथ लाखों सालों में भारत एशिया की ओर बढ़ा, जिससे एक महान टकराव हुआ। इस शक्ति से भव्य हिमालय का निर्माण हुआ, जो प्रकृति के अनकहे रहस्यों का एक किला बन गया। ये ऊंची चोटियां आकार लेने लगी, आसमान को छूने की कोशिश करती, प्राचीन शक्तियों के रूप में खती तब समय की तरह ही विशाल और अटल गर्मियों में, जब सूरज ऊंची चट्टानों को गर्म करता, एक रहस्यमय काले रंग का पदार्थ चट्टानों से बहने लगा, जो धरती के सबसे गहरे खजाने से जन्मा था। इसकी शक्ति की कहानियों से आकर्षित होकर खोजकर्ता सुबह की पहली किरणों के साथ निकलते, प्रकृति के इस छुपे हुए उपहार की तलाश में ऊंचाइयों को पार करते महान हिमालय के जंगलों में बंदरों ने इस रहस्यमयी गहरे काले पदार्थ को पाया और जिज्ञासा से उसे खा लिया। जल्द ही वे बदल गए, ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति से भर गए, पहले से भी ज्यादा खेलते और शक्तिशाली हो गए। दूर से मनुष्य हैरानी से देखते रहे, इस रहस्यमयी पदार्थ की शक्ति को देखकर चकित होते रहे, सोचते रहे इसमें कौन सी गुप्त शक्ति है।
और इस तरह यात्रा शुरू हुई। उन्होंने इस काले अमृत को इकट्ठा करना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है। एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया, स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने, इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया, यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया, इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं, एक विरासत की गवाह। शिलाजीत जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है, भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और ठीक है जी। नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा प्रणाम। और जो लोग नए आए हैं उनका बहुत बहुत वेलकम इस प्रोग्राम में होने के लिए। तो आज का जो प्रोग्राम है उसमें मेरी बड़ी दिल से इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसी चीज सिखाऊं जो अक्सर किताबों में नहीं मिलती, और उसका हमारे जीवन में और हमारी सेहत पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और मेरी कोशिश रहेगी मैं उसको सिंपलेस्ट और सबसे आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूं, ताकि जो लोग ये भी सोचते हैं कि ये जो एक्मे का हमारा बिजनेस है, अरे ये तो हमारा तो मेडिकल बैकग्राउंड नहीं है, या हम तो इसके बारे में कुछ नहीं जानते, उनको भी बहुत सारी चीजें आज के प्रोग्राम में समझ में आने वाली होंगी। मैंने बड़ा सोच समझ के आज का प्रोग्राम जो है जो डिजाइन किया है। तो पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं, जो लोग नए हैं और मेरे को फर्स्ट टाइम, अच्छा जो लोग मेरे को आज फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं या इवेंट में फर्स्ट टाइम आए हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैट के अंदर नंबर 1 लिख दें, उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि, और 1 के साथ अपना एरिया भी लिखें और हमें बताएं आप कौन से शहर से हैं। 1 और अपना एरिया, मेरी रिक्वेस्ट है आप जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे आप कौन कौन से डिफरेंट इंडिया के रीजन से हैं। तो मैं कुछ सेकंड वेट करूंगा आपके वाराणसी से। बहुत बहुत वेलकम सर, सूरत से वेलकम, MP से बहुत वेलकम सर, दिल्ली से भी बहुत बढ़िया, इंदौर से फैंटास्टिक, हरियाणा से बहुत वेलकम सर आपको। तो नए लोगों का बहुत बहुत वेलकम है यहाँ पे होने के लिए। और मैं बता दूं कि हम जो ये प्रोग्राम्स करते हैं रेगुलरली, उसमें हमारा आइडिया ये होता है कि आप कुछ एजुकेशन लें, कुछ हेल्थ की और सेहत से रिलेटेड एजुकेशन लें। रायपुर से, छत्तीसगढ़ से बहुत मुबारक आपको, थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू। और उससे रिलेटेड फिर हम प्रोडक्ट यूज कैसे कर सकें जिनको आप कंज्यूम करके अपने जम्मू से, बहुत बढ़िया, और अपने जीवन में आप इस्तेमाल कर सकें। तो ना उसको समझने के लिए मैं एक स्लाइड शेयर करूंगा, और जो है ना उसको समझने के लिए एक लॉजिक को समझते हैं। इंग्लिश में है, मैं कोशिश करूंगा, मैं जिन लोगों को जो इंग्लिश से बहुत अच्छी तरह वाकिफ नहीं होंगे उनके लिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ये क्या होता है। तो इस ग्रुप में कोई है जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं पीएच क्या होता है? वैसे ना पानी की जो इंडस्ट्री में लोग हैं जो आरओ बेचते हैं या जो आरओ में पानी पीते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है उनको पता होता है कि पीएच क्या होता है।
तो जिनको बिल्कुल नहीं पता, उड़ीसा से, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है ना पीएच क्या होता है, वो चैट बॉक्स में लिखे डोंट नो। तो देखना कितने लोगों को पीएच का आइडिया नहीं है, फिर मैं वहां से समझ के समझाऊंगा। और आपको पता है तो आई नो लिख दो, तो दोनों तरह के लोग हो जाएंगे, डोंट नो भी हो जाएगा, आई नो भी हो जाएगा। सो लेट्स सी कितने लोग डोंट नो लिखते हैं और कितने लोग आई नो लिखते हैं। ओके, 4 लोग। चलो, जब तक लोग लिख रहे हैं मैं थोड़ा सा जिनको नहीं आइडिया उनको बता दूं, उनके लिए थोड़ा नई चीज रहेगी। जो हमारा पानी हम पीते हैं ना घर में, जो सप्लाई में भी आता है, जो हम पीते हैं, जो जिस पानी से हमारा जीवन चलता है, उसका एक पीएच वैल्यू होता है, और उस पीएच वैल्यू को बोलते हैं, वो पीएच वैल्यू होता है 7। तो 7 का नंबर पानी से रिलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो पीने लायक पानी होगा और न्यूट्रल पानी होगा वो ना अल्कलाइन की तरफ होगा ना खटास की तरफ होगा। पानी हम पियेंगे खट्टा तो हमें अच्छा लगेगा नहीं, तो उसका जो पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है, और उस पीएच को बोलते हैं 7 नंबर। उसको 7 नंबर दिए हैं। अगर हम इस पीएच को में हम कोई ऐसी चीज डाल देंगे जो खट्टी होती है, सपोज करो हमने नींबू ही डाल दिया, तो नींबू डालने से पानी खट्टा हो जाएगा, तो अब ये इसका पीएच गिर जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा या 3 हो जाएगा, खट्टास पे डिपेंड करते हुए। तो चीज जितनी खट्टी होगी उसका पीएच उतना कम हो जाएगा, उसको बोलते हैं एसिड। और चीज जितनी अल्कलाइन होगी उसका पीएच उतना ज्यादा हो जाएगा। तो न्यूट्रल पीएच 7 होता है, एसिडिक पीएच 6, 5, 4, 3.5, 2.5, ऐसे 2। तो ये एसिड वाला पीएच होता है। अगर सपोज किसी चीज का पीएच 2 है तो हम बोलेंगे इसमें एसिड की मात्रा ज्यादा है। और अगर किसी चीज का पीएच, सपोज पानी है, पानी का पीएच सपोज करो 8 है, तो हम बोलेंगे इसमें एसिड की मात्रा बहुत कम है, ये बेसिक है, अल्कलाइन है, नेचर में अल्कलाइन है, उसको अल्कलाइन बोलते हैं। मुझे उसका हिंदी वर्ड नहीं पता, लेकिन उसको ये बोला जा सकता है कि इसमें एसिड है ही नहीं बिल्कुल, ये अल्कलाइन है। एसिड होगा, खट्टा होगा, और पीएच 7 के नीचे चला जाएगा। तो इवन 6.5 जो पीएच है ना वो भी एसिड माना जाएगा, और 7.5 जो पीएच है वो अल्कलाइन माना जाएगा। और न्यूट्रल जो पीएच है पानी का जो हम पीते हैं वो है 7। तो जो पानी की बोतल आती है बिस्लेरी की वो 7 पीएच की होती है, जो पानी हम आरओ से निकालते हैं वो 7 पीएच का होता है, और जो पानी हम घड़े में भरते हैं वो 7 पीएच का होता है। हाँ, लेकिन घड़े में डालने से ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि थोड़ा सा पीएच अल्कलिनिटी की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं घड़े की मिट्टी के। तो नॉर्मल पानी को अगर हम घड़े में डालते हैं तो उसका पीएच में एसिड कम हो जाता है, अल्कलाइन की तरफ चला जाता है, 7.2, 7.3, 7.5। घड़ा जो है वो जैसे नदी का पानी होता है वो एसिडिक नहीं होता, नदी का पानी अल्कलाइन होता है, क्योंकि उसके अंदर रेत मिट्टी सब मिलके मिनरल्स मिल जाते हैं, तो वो अल्कलाइन नेचर का हो जाता है। ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच हुआ 7, एसिडिक पीएच हुआ 7 से कम, और अल्कलाइन पीएच हुआ 7 से ज्यादा। ठीक है, तो ये पीएच को समझिए। मैंने जो स्केल दिखाया है ना, इसमें भी आप अगर देखेंगे स्केल के ऊपर तो न्यूट्रल 7 है, और लेफ्ट साइड में देखोगे तो नींबू बना हुआ है लेफ्ट साइड में स्क्रीन के ऊपर, और नींबू का जो पीएच है वो 2 है, -2 लिखा हुआ है। और राइट साइड को हमने सोप लिखा हुआ है, जैसे पानी है, साबुन है, साबुन का पीएच 10 है, ये अल्कलाइन नेचर है साबुन की। तो साबुन जो है अल्कलाइन नेचर का है, और नींबू जो है एसिडिक नेचर का है, और पानी जो है वो न्यूट्रल। मैं थोड़ा सा इस पे टाइम स्पेंड कर रहा हूँ ताकि आपको पहले पीएच का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो कोई है ग्रुप में जिसको नहीं समझ में आया पीएच क्या होता है, क्योंकि इसी पे ही आज का सेशन पूरा बेस्ड है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लिख दो नहीं समझ में आया, मेरे को देखना है कितने लोगों को समझ नहीं आया। पीएच न्यूट्रल 7, एसिड 7 से कम, अल्कलाइन 7 से ज्यादा। ठीक है, 14 तक जा सकता है। जो हम बहुत सारे ऐसे बाजार में आरओ मिलते हैं जो बोलते हैं ये अल्कलाइन पानी देते हैं, उस केस में उसका पानी का जो वो अल्कलाइन पानी होता है उसका पीएच 7.5, 8, 9, 9.5, 11 तक भी जा सकता है, सेटिंग पे डिपेंड करते हैं। तो ओके, तो न्यूट्रल जो है 7, जो घर का पानी होता है। नींबू का रस हो गया पानी में डाल के तो खट्टा हो गया, तो 7 से नीचे हो गया। एसिड हो गया तो बहुत ही नीचे हो गया, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उतना नीचे जाएगा, 2, 1.5, 1, इसका मतलब बहुत एसिड हो गया।
और अल्कलाइन होएगा तो 7 से ऊपर जाएगा। अब इस लॉजिक को जितने लोग नहीं समझ पाए, मेरी रिक्वेस्ट है उसको फिर आप गूगल पे ढूंढिएगा, क्योंकि मैं इसको 2-3 बार और रिपीट और नहीं कर सकता, तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बस लॉजिक समझ लो, जो चीज न्यूट्रल होती है वो है पानी, घर का पीने वाला पानी, वो 7 है। और जो चीज खट्टी होगी वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। और जो चीज खट्टी नहीं होगी, जिसका मैंने एग्जांपल दिया साबुन, वो 10 है। तो जितना अल्कलाइन होगा उतना 7 से ऊपर होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी, नेक्स्ट स्लाइड दे दो। ये पीएच का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब इससे भी थोड़ा सा पीएच में आपको ना थोड़ा समझ बेटर आएगा, क्योंकि हम डिफरेंट चीजों का पीएच इस स्लाइड से आइडेंटिफाई करेंगे। देखो इसमें बिल्कुल बीच में अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल में पानी दिया हो, और उसके उल्टे हाथ को देखोगे तो पेट, जो हमारा पेट होता है, स्टमक की फोटो बनी हुई है। और हमारे स्टमक के अंदर भी जो हमारी पेट होती है उसके अंदर भी एसिड होता है ना? यस लिखो चैट में अगर आपको पता है कि हमारे पेट के अंदर एसिड होता है। हमारा जो पेट है, या किसी भी जानवर का पेट है, शेर का पेट, चूहे का पेट, घोड़े का पेट, हर लिविंग बीइंग जो खाना खाता है मुंह से, उसका जिसका पेट हो, पेट के अंदर एसिड होता है। कुत्ता है, बिल्ली है, सबके पेट में एसिड होता है, हमारे पेट में भी एसिड। ठीक है, ये एसिड का जो एसिडिटी का लेवल होता है वो होता है 1.5 और 3 के बीच में। तो जब भी हम बोलेंगे कि एसिड जो है उसकी पीएच 2 है, इसका मतलब कोई बहुत ही खट्टी चीज है। ठीक है, और स्टमक के एसिड का जो लेवल होता है वो 1.5 और 3 के बीच में होता है। आपको पता है जो बैटरी का पानी होता है, बैटरी का जो पानी होता है, बैटरी हमारे कार के अंदर बैटरी लगती है, मोटरसाइकिल में बैटरी लगती है, उसके अंदर जो पानी होता है उसमें भी एसिड होता है, उसका पीएच भी 1.5 और 3 होता है। इसका मतलब है जो बैटरी का पानी है और हमारा जो स्टमक है, दोनों का पीएच 1.5 और 3 के बीच में। और आपको पता है बैटरी का पानी इतना एसिडिक होता है कि अगर आप बैटरी के पानी में अपनी उंगली डाल देंगे तो उंगली ही जल जाएगी। तो आप सोच के देखें कि जिस 1.5 और 3 के पीएच पे अगर हम बैटरी के पानी में उंगली डालेंगे तो उंगली जल जाएगी। इसका मतलब हमारे पेट में जो हमारा शरीर एसिड बना रहा है, अगर उस एसिड में भी हमने उंगली डाल दी तो हमारी उंगली जल जाती है, लेकिन हमारा पेट कभी जलता नहीं है। पेट, उसी पेट के, ये जो लाल रंग का आप पेट देख रहे हो स्क्रीन के ऊपर, एक बार ये चेक करना। मैं इसको बड़ा करता हूं, बड़ी हो रही है? हाँ ठीक है। अच्छा, तो आप मेरे स्क्रीन पे जो देख रहे हैं उल्टे हाथ को, लाल रंग का पेट बना हुआ है, ये पेट के अंदर एसिड दिखाया है और इसका पीएच है 1.5 से 3। और इस पेट की जो लाइनिंग होती है अंदर की, वो इस हिसाब से बनी होती है कि एसिड होने के बाद भी ये पेट उस एसिड को संभाल सकता है और खुद पेट जलता नहीं है, उसकी स्किन खराब नहीं होती है। और इसका पीएच होता है 1.5 से 3। अब देखो नींबू का पीएच क्या होता है। नींबू का पानी का पीएच होता है 2 अप्रोक्सीमेटली, नींबू जो हम निचोड़ते हैं। इसका मतलब है जो चीज जितनी खट्टी होती जाएगी उतना उसका पीएच कम होता जाएगा, और जो चीज जितनी अल्कलाइन होती जाएगी उतना उसका पीएच बढ़ता जाएगा, 7, 8, 9। लेकिन एक बढ़िया चीज देखो, जो पानी के राइट साइड में खून की एक बूंद बनी हुई है, ब्लड, और ब्लड का पीएच दे रखा है 7.35 से लेकर 7.45। ये हमारे शरीर में जो खून है उसका पीएच। इसका मतलब है 7.35 का मतलब है इसमें एसिड नहीं है। खून में कोई एसिड, अगर खून में एसिड आना शुरू होगा और खून न्यूट्रल या न्यूट्रल से नीचे चला गया, 7 या 7 से नीचे चला गया, तो इंसान ही स्वर्ग सिधार जाएगा। तो इसलिए खून का जो पीएच है 7.35, वो शरीर हमेशा मेंटेन करके चलता है। मेंटेन कैसे करता है? डिफरेंट मिनरल्स से मेंटेन करता है। जैसे कैल्शियम से पीएच मेंटेन होता है, मैग्नीशियम से पीएच मेंटेन होता है, पोटेशियम से पीएच मेंटेन होता है। तो ये वाले मिनरल से हम पीएच को मेंटेन करते हैं।
इसका मतलब है शरीर के अंदर जो खून है उसका पीएच हमेशा 7.35 के आसपास ही रहेगा और बदलेगा नहीं। अगर वो बदलने की कोशिश करेगा, जैसे सपोज करो एसिड ज्यादा हो गया और पीएच बदलने वाला है, तो यूरिन के रास्ते से वो किडनी एसिड को बाहर निकाल देगी और ब्लड का पीएच फिर से वापस रिस्टोर हो जाएगा। एसिड बढ़ने की, अगर ब्लड के अंदर एसिड बढ़ेगा तो ब्लड के अंदर एसिड ना बढ़े, ये काम किडनी का है। सपोज करो मेरे ब्लड में, जैसे कुछ लोगों का यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कभी किसी ने देखा है ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है? तो जब ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो एक्चुअली जो यूरिक एसिड को ब्लड से बाहर निकालने का काम किसका है? किडनी का है। लेकिन अगर किडनी सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलेगा। फिर यूरिक एसिड जब आप ब्लड टेस्ट कराओगे ज्यादा आएगा और आपका डॉक्टर बोलेगा यूरिक एसिड बढ़ गया, इसकी वजह से आपके शरीर में दर्दें हो रही है। तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से, एसिड बढ़ने की वजह से शरीर में थकावट आ सकती है, आपको अच्छा फील नहीं होएगा, आप सोचेंगे मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। अभी तो 2 ही बजे मेरी एनर्जी खत्म हो गई है दोपहर के, और शरीर में दर्दें आएंगी, जॉइंट पेन्स होंगे, कोई बोलेगा मेरे घुटने दर्द हो रहे हैं। तो आप नोटिस करो कि जब शरीर में ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती हैं। और फिर जब घुटने दर्द होंगे तो ये नहीं रियलाइज करके कि एसिड की वजह से दर्द हो रहे हैं, लोग घुटने की मालिश कर रहे हो, जबकि रियलिटी में वो एसिड बढ़ गया है। तो आज इस सेशन के माध्यम से हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती है, और ब्लड के अंदर एसिड की मात्रा बढ़ती ही क्यों है, इसको भी समझेंगे। ठीक है? तो अगर आप मोस्टली देखो तो हमारा ब्लड किस चीज से बनता है, तो शेयर करो, कोई नीचे चैट में लिख के बताओ क्या एक ऐसी चीज है जिससे हमारा ब्लड बनता है। कौन सी एक ऐसी चीज है? जब तक आप नीचे शेयर कर रहे हो ब्लड हमारा किससे बनता है, तब तक मेरा क्वेश्चन है, किसी ने बोला मेरा यूरिक एसिड बढ़ गया है। बिल्कुल, यूरिक एसिड बढ़ गया है सर, उसी वजह से बढ़ा है जो मैं पूछ रहा हूँ। ब्लड के अंदर ब्लड हमारा किससे बनता है? अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग आंसर है। मैक्सिमम लोग ले रहे हैं पोमोग्रेनेट लिखा, किसी ने HB लिखा, किसी ने हेमोग्लोबिन लिखा, किसी ने आयरन मिला। मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन सी चीज आप खाते हो? आप सुबह उठ के बोलते हो नाश्ते में मैंने आयरन खानी है या नाश्ते में मैंने हेमोग्लोबिन खाना है। अरे ब्लड किससे बनता है भाई? मिनरल विटामिन से भी नहीं बनता ब्लड बनता है हमारे खाने से। जब हम खाना खाते हैं बनता है ना, सुबह उठते हो खाना खाते हो, दोपहर को खाना खाते हो, रात को खाना खाते हो। जो आप खाना खाते हो, जिस प्रकार का आप खाना खाओगे वो डिसाइड करेगा कि ब्लड कैसा बनेगा। एग्री? चलो एग्री लिखो चैट बॉक्स में कि भाई जैसा हम खाना खाएंगे वो डिसाइड करेगा हमारा ब्लड कैसा बनेगा। बिल्कुल फूड से। जवाब देखो कितने सारे लोगों ने लिखा एग्री। अच्छा, अब ब्लड का जो पीएच है, अभी हम देखो, अभी सेशन में यही सोच रहे थे कि ब्लड का पीएच क्या होता है, 7.35। तो अगर ब्लड का पीएच 7.35 होता है और ब्लड का जो पीएच है वो बॉडी चेंज भी नहीं होने देती। मतलब आप ब्लड का पीएच अगर 6.9 हो गया, मैंने अभी बताया, आदमी इंसान ही भगवान के पास चला जाएगा ऊपर, तो बॉडी तो चेंज नहीं होने देगी। लेकिन आप तो फर्क तरीके के खाने खा रहे हो। कैसे? कभी आप एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे हो, कभी आप एल्कलाइन फूड ज्यादा खा रहे हो। वो चीजें जो एसिड बनाती हैं और वो चीजें जो एल्कलाइन बनाती हैं ब्लड को। लेकिन ब्लड ने अपनी पीएच मेंटेन करके चलनी है, लेकिन खाने तो आप अलग अलग तरह का दे रहे हो। किसी दिन आपका मूड कर गया पराठे ज्यादा खाने हैं, किसी दिन आपका मूड कर गया मोमोज खाने हैं, किसी दिन आपको किसी ने बोला थोड़ी ताकत कम है, चलो अनार का जूस पी लो, तो आप अनार का जूस पीने चले गए। तो आप तो अलग अलग तरीके के खाने खा रहे हो, और अलग अलग तरीके के खाने ब्लड के पीएच को अलग अलग तरीके से इंपैक्ट करते हैं। लेकिन वो पीएच तो उसको मेंटेन करके चलना है। तो ब्लड अपना पीएच किससे मेंटेन करता है? किडनी के रास्ते से। पहला, कैसे? किडनी के रास्ते से एसिड बाहर निकाल के। कोई है जिसको इस ग्रुप में ये ना पता हो कि किडनी, जब हम अपना यूरिन टेस्ट करने के लिए देते हैं तो यूरिन में एसिड पाया जाता है। इसका मतलब ये है, और यूरिन का पीएच भी आता है। अगर आप आज अपनी ब्लड रिपोर्ट यूरिन रिपोर्ट उठा के देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूरिन का पीएच एवरेज या तो 5.5 और 6 के बीच में होता है।
इससे ये पता लगता है कि आपका शरीर कितना एसिड बाहर निकाल रहा है। अगर 5.5 का है तो इसका मतलब ज्यादा एसिड निकाल रहा है, जो कि एक अच्छी बात भी हो सकती है। इसका मतलब है एसिड शरीर में से बाहर निकल रहा है। कौन सा एसिड है? वो एसिड जो खून में बढ़ रहा था। आपने खाना खाया, खून में एसिड बढ़ा, शरीर ने रियलाइज करा कि किडनी को इंस्ट्रक्शंस मिली एसिड बढ़ रहा है, किडनी ने एसिड को बाहर निकाला यूरिन के रास्ते से, ब्लड का पीएच वापस 7.35 आ गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर किडनी ठीक ढंग, अगर हम ऐसे खाने खाएंगे जो ज्यादा एसिडिक नेचर में होंगे तो ब्लड एसिड की तरफ जाने की कोशिश करेगा और किडनी एसिड को बाहर निकालेगी। और अगर किडनी बहुत सारे एसिड को बाहर निकालेगी, एसिड को भी बाहर निकालती जा रही है, तो हो सकता है किडनी के ऊपर भी लोड पड़ रहा हो। इसका मतलब है जिस इंसान का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उसकी किडनी थोड़ी मुश्किल में है। क्यों मुश्किल में है? उसको काम करना पड़ रहा है ज्यादा, और वो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है और वो निकाल भी नहीं पा रही। या तो आपका यूरिक एसिड बना, किडनी ने बाहर निकाला, सब खुश, किडनी भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन आपका यूरिक एसिड तो अब बाहर नहीं निकल रहा। आप जब खून की जांच कराते हो तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ आता है। इसका मतलब यह है कि किडनी अपना काम नहीं कर पा रही। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ना बहुत सालों पहले ये एक संकेत दे रहा है कि भैया अगर ध्यान नहीं दिया तो ये किडनी जाएगी एक दिन? बहुत पहले ही संकेत दे रहा है कि आज ही सुधर जाओ, आज ही खाने में बदलाव कर लो, आज ही जो गड़बड़ खा रहे हो जिससे यूरिक एसिड बढ़ रहा है उसकी तरफ ध्यान दे लो, नहीं तो कल को मुसीबत में पड़ने वाले। ये पहला संकेत है सिर्फ, खराब कुछ भी नहीं हुआ है शरीर के अंदर। ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये ब्लड का जो पीएच है 7.35, ये मेंटेन भी हो रहा है। ये दो तरीके से मेंटेन हो रहा है, पता है आपको? एक, ये किडनी मेंटेन कर रही है एसिड बाहर निकालकर, दूसरा ये लंग्स मेंटेन कर रहे हैं। लंग्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर। तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है फेफड़ों से बाहर और एसिड निकल रहा है यूरिन से बाहर, और ब्लड का पीएच कंट्रोल हो रहा है 7.35 पे। लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभी ये दोनों काम हो रहे हैं। कुछ लोगों का खाना ऐसा होता है कि उसके अंदर वो मिनरल ही प्रेजेंट नहीं होते। सपोज करो मैंने सुबह खाए छोले भटूरे, दोपहर को मैं फिर बाहर निकला, मैंने कुछ और सड़क का पिज्जा खा लिया, बर्गर खा लिया, कुछ ऐसी चीजें खा ली जो कि एसिडिक है नेचर में, तो उस केस में भी जो है बॉडी को मिनरल नहीं मिले। तो बॉडी मिनरल के लिए कहाँ जाएगी? अगर सपोज करो ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई तो ब्लड कौन बताएगा? अगर ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए चलते चलते, तो ब्लड उस कमी को कैसे पूरा करता है? कैल्शियम कहाँ से लेता है? किसी के ब्लड में कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, कोई आदमी कमी हो जाएगी, बाद में कैल्शियम खा भी लेगा, लेकिन शरीर क्या करेगा? अगर उसको महसूस हुआ कैल्शियम की कमी हो रही है तो शरीर कैल्शियम कहाँ से लेगा? चैट बॉक्स में बताओ। बोन से, फूड से नहीं लेगा, बोन से लेगा। किसी ने बड़ा अच्छा लिखा। तो इसका मतलब है अगर ब्लड बार बार आपके बोन से कैल्शियम निकालेगा तो हड्डियां क्या खोखली हो जाएंगी? इसका मतलब है कि अगर आपके ब्लड का पीएच आप अपने खाने के द्वारा अच्छा नहीं रख रहे और शरीर मुश्किल से वो पीएच मेंटेन कर रहा है, तो वो आपकी हड्डियों को कमजोर कर देगा। एग्रीड? तो ब्लड का पीएच मेंटेन होना बहुत जरूरी है। कैसे मेंटेन होगा और लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्लाइड दिखाएगा नीरज जी। अब खाने की तरफ देखते हैं कैसे ब्लड का पीएच मेंटेन होगा, एल्कलिनिटी कैसे आएगी ब्लड की, और खाना किस प्रकार से ब्लड को एसिडिक बना रहा है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से खाने हैं जो एसिडिक होते हैं। ये स्लाइड दीजिएगा नेक्स्ट। अच्छा, ये हमने ऑलरेडी ये कवर कर लिया। ये वाला स्लाइड जो अब आया है ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि लंग्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल के पीएच मेंटेन करते हैं, और किडनी जो है एसिड को बाहर, बहुत सारी चीजें और भी निकालती है, लेकिन एसिड में एक सिर्फ एसिड पकड़ रहा हूँ भी कि एसिड को बाहर निकाल के ब्लड के लेवल्स पीएच के मेंटेन करती है। नीरज जी नेक्स्ट स्लाइड देना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। मेरा आइडिया ये देखो, जब खाने की तरफ देखो, जो आप उल्टे हाथ में खाने देख रहे हो ये वो खाने हैं जो खून को एसिडिक नेचर की तरफ लेके जा सकते हैं।
और राइट साइड को वो खाने हैं जो खून को अल्कलिनिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। अब हालांकि अगर आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, आप नोटिस करो लेफ्ट साइड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चीजें हैं और राइट साइड को भी 9 चीजें हैं। लेकिन मैं आपको एक्चुअली में बताऊं, राइट साइड उल्टे हाथ के जो खाने हैं जो एसिडिक हैं वो 9 नहीं है, वो 900 है। क्योंकि उसमें पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, 2 मिनट के नूडल्स, दूध, पराठे, दूध भी आता है बाय द वे। दूध भी थोड़ा स्लाइटली एसिडिक नेचर का होता है क्योंकि दूध में लैक्टिक एसिड होता है। अभी देखते हैं स्क्रीन। किसी ने बोला, अच्छा कोई बाकी किसी को है जिनको स्क्रीन विजिबल नहीं है? किसी ने बोला कि स्क्रीन विजिबल नहीं है। ये स्क्रीन था, आप देख लिख दो बॉक्स में, स्क्रीन विजिबल है। स्क्रीन तो विजिबल है सर। कोई चैट बॉक्स में तब कंप्लेन के स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही तो यस लिखोगे तो आएगा। वंडरफुल, मेरे पास डेट आया। ठीक है, तो स्क्रीन विजिबल है। तो खाने हैं ना जो अल्कलाइन वाले हैं, जिसमें गोभी है, ब्रोकली है, किया है, सलाद है। ये लिस्ट बहुत छोटी है, स्क्रीन पे हम लेफ्ट साइड के डाल नहीं सके। लेफ्ट साइड वाली बहुत बड़ी है, इसमें पराठे हैं, डोसे हैं, उपमा है, इडली है, रोटी है। रोटी भी है इसमें दाल भी है, इसमें तेल में बनी हुई सब्जियां भी हैं, इसमें फ्राइड फूड भी है। सब कुछ उल्टे हाथ को है। राइट साइड को सामान बहुत कम है, वो सामान जो एक्चुअली में अल्कलिनिटी को मेंटेन करता है। तो आप अब मेरे को अपने जीवन से देख के बताइए कि आज सुबह नाश्ते में और लंच में आपने क्या खाया? अगर आपने एसिडिक फूड ज्यादा खाया था या अल्कलाइन फूड ज्यादा खाया? आपने उल्टे हाथ वाला खाना ज्यादा खाया या सीधे हाथ वाला? और वैसे मैं जब तक लोग लिखते हैं मैं बता दूं, मैं जब लोगों की प्लेट देखता हूँ, लंच देखता हूँ, उनका खाना देखता हूँ, तो मैं नोटिस करता हूँ एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं, वो चीजें जो शरीर में एसिड बनाता हूँ। और बहुत सारे लोग एसिडिक नेचर के फूड को हेल्दी भी समझते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछूं पोहा हेल्दी फूड है, लाइट है, बहुत सारे लोग बोलेंगे पोहा तो बड़ा हल्का खाना है जी, उसमें तो घी तेल मक्खन कुछ भी नहीं होता, एकदम हल्का हल्का बनता है, लेकिन उसकी नेचर एसिडिक है। जैसे साबूदाना है, साबूदाने की खिचड़ी पता नहीं कितने हिंदुस्तान के कितने प्रांतों में खाई जाती है, लेकिन उसकी नेचर एसिडिक है। ठीक है, दूध रोटी कितनी जगह खाई जाती है, दूध रोटी मैंने देखा है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं जो मैं पूछता हूँ नाश्ते में क्या खाते हैं, बोले हम दूध रोटी खाते हैं। कोई जलेबी दही खाता है, क्या वो क्या नेचर है? एसिडिक है। दही भी एसिडिक है नेचर में, दूध रोटी भी नेचर में एसिडिक है। तो लोगों आपको ये देखना है कि पूरे दिन में आपने अल्कलाइन खाना खाया ही कितना है। और अगर आप अपने अराउंड देखेंगे तो सबसे बड़ा कारण है लोग क्यों ज्यादा बीमार हो रहे हैं, क्योंकि वो एसिडिक खाने ज्यादा खाते हैं और उनके फूड में अल्कलिनिटी वाली खाने कम है। और अगर हैं तो खाते, मैं लोगों की प्लेट देखता हूँ तो सलाद के नाम पे वो 3 टुकड़े खीरे के खा रहे होते हैं और सब्जी के नाम पे वो 1 कटोरी सब्जी खा रहे होते हैं। दाल भी एसिडिक है नेचर में, दाल भी एसिडिक है, कुक्ड वेजिटेबल भी एसिडिक है। एक्चुअली में ज्यादा अल्कलिनिटी हमें कच्ची चीजों से मिलती है और कच्ची तो हम वैसे ही बहुत कम खाते हैं। और अगर आपने सपोज करो सब्जी बनाई है, उसमें तेल मसाले सब डाल दिया और बढ़िया से उसको कुक कर दिया, तो कुक करने के बाद उसका नेचर एसिडिक हो गया, जबकि वो थी सब्जी। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, मैं आसपास में देखता हूँ, अगर आपने दही खाई, रोटी खाई, दाल खाई, सब्जी खाई और सलाद बहुत कम खाया, तो एक्चुअली पूरा नेचर देखें तो खाने का एसिडिक है। और यही कारण है कि लोग आसपास डिफरेंट प्रॉब्लम्स से सफर कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि जीवन नहीं है उनका, अच्छा चल नहीं रहा। अगर मैं हिस्ट्री उठा के देखूं तो एक जमाने में हिंदुस्तान में एवरेज एज 35 साल होती थी, आज 70 के ऊपर है। आज लोग 70 के ऊपर एवरेज जीते हैं, पहले 35 साल जीते थे और 70 जीते हैं। लेकिन एक चीज गौर करने वाली ये है कि लोग 70 जी तो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बीमार जी रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। किसी को थायराइड है, किसी को बीपी है, किसी को ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है, किसी का वजन बढ़ गया है, किसी को फैटी लिवर है, किसी को अस्थमा हो रखा है, किसी को सोरियासिस हो रखा है, किसी को कैंसर हो रखा है, किसी की किडनी फेल हो गई है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी लड़कियों को पीसीओडी हो रहा है। चारों तरफ देखो, हर जगह लोग मेरे को
मेरे को रेयरली कोई फैमिली मिलती है कि 4-5 लोगों की फैमिली है, मैं पूछता हूँ कोई बीमार तो नहीं है, और वो बोले हमारे फैमिली में कोई भी बीमार नहीं है, ना दादा बीमार है, ना दादी बीमार है, ना मम्मी बीमार है, ना पापा बीमार है, ना बच्चे बीमार है। किसी में दादी बीमार है, किसी में बच्चे, 10 साल के बच्चे भी बीमार है। मेरे पास केस आया 10 साल के बच्चे का थायराइड खराब था। मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ बच्चे बहुत बकवास खाना खा रहे होते हैं, सारा फूड एसिडिक होता है, बस खाते जा रहे होते हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, डिफरेंट पैकेट में जो भी चीजें आती हैं 10-20 रुपए में मिलती हैं, बच्चे दबा के खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, आइसक्रीम्स खा रहे हैं, सब तो खाना एसिडिक है, एल्कलिनिटी बहुत है ही नहीं। और फिर ब्लड जो है क्या हो रहा है, ब्लड एसिड की तरफ मूव कर रहा है, ब्लड एसिड की तरफ मूव कर रहा है, किडनी पे लोड पड़ता जा रहा है, और किडनी पे लोड पड़ता जा रहा है, और जो है ब्लड अपनी एल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए शरीर में जहां जहां जो भी स्टोर किया हुआ है, हड्डियों में से कैल्शियम निकाल रहा है, बॉडी के अंदर से मैग्नीशियम निकाल रहा है, हर जगह से जो जो वो निकाल सकता है उसको निकाल के अपनी एल्कलिनिटी को मेंटेन किया जा रहा है 7.35। और हो क्या रहा है, उसकी वजह से जो बीमारियां लग रही हैं, कोई बोल रहा है मुझे दर्द हो रही है, मुझे थकावट हो रही है, बस उसी में जीवन चलते जा रहा है। सुबह उठ के हाथ भी दर्द हो रहे हैं, किसी की उंगलियां दर्द हो रही है, किसी की पीठ दर्द हो रही है, किसी की गर्दन दर्द हो रही है, किसी को चलने में घुटने दर्द हो रहे हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, और उन डिफरेंट प्रॉब्लम्स के डिफरेंट लोग फिर इलाज करवा रहे हैं। मेरे पास एक भाई का फोन आया एक दिन, उन्होंने मेरे से पूछा नीरज दादा जी बोल रहे हैं? मैंने कहा हाँ जी। डॉक्टर हो? मैंने कहा हाँ जी। बोला क्या चीज के? मैंने बोला जी खाने पीने के। बोला उससे क्या होता है? मैंने कहा उससे बहुत कुछ होता है, खाने पीने से आदमी तंदुरुस्त होता है, उसकी सेहत ठीक होती है। मैंने फोन काट दिया, बात ही नहीं करी मेरे से मुड़ के, इसी लाइन से उसने फोन काट दिया। उसको ये बात ही हजम नहीं हुई कि खाने पीने से भी शरीर ठीक होता है, कि आप एल्कलिनिटी वाले खाने खाओ, एल्कलिनिटी को मेंटेन करो, एसिड वाले खाने कम खाओ। तो अपने आप से पूछो आज मैंने क्या खाया था। तो क्वेश्चन मेरा था चैट बॉक्स में लिख के मुझे ये बताओ आज आपने क्या खाया। किसी ने बोला ओट्स खाए। सर ओट्स एसिडिक फूड की कैटेगरी में आएगा, अल्कलाइन नहीं आएगा। लेकिन वही ओट्स में आपने 20% ओट्स डाले होते और 80% सब्जियां डाली होती, साथ में सलाद खाया होता तो, और साथ में हरी चटनी खाई होती, तो वो फूड एल्कलिनिटी की तरफ भागता। ठीक है, और कुछ बताओ क्या खाया। किसी ने बोला, एक ही इंसान ने लिखा है तो, किसी ने बोला घी डोसा खाया। नहीं, ये पूछा है या घी डोसा? घी डोसा, सलाद, राइस विद कड़ी, इसमें केवल अल्कलाइन फूड में सलाद आया जी, ना राइस आया। घी थोड़ा अल्कलाइन नेचर का है, घी जो है थोड़ा अल्कलाइन नेचर का है, घी की नेचर अल्कलाइन है। बाय द वे घी की नेचर अल्कलाइन है, और जो तेल हम खाने के खाते हैं उनकी नेचर न्यूट्रल टू एसिडिक है। तो डोसा खाया, राइस खाया, सब एसिडिक फूड में आए। गवार फली खाई, अब गवार फली भी आपने खाई, उसके साथ क्या खाया? उपमा खाया, एसिडिक है नेचर में। रोटी सब्जी खाई, रोटी एसिडिक है नेचर में, सब्जी डिपेंड करता है आपने कैसे खाई। अगर वो तेल में कुक करके उसको पका के उसकी एसिड फेर दी तो एसिडिक है नेचर में। स्प्राउट्स खाए, थोड़ा न्यूट्रल टू अल्कलाइन है नेचर में, लेकिन उसके साथ में स्प्राउट्स में अगर आप थोड़े फ्रूट्स ऐड किए होंगे, अगर सलाद ऐड की होगी, खीरा ऐड किया होगा, तो उसकी नेचर ज्यादा अल्कलाइन की तरफ भागेगी। अल्कलाइन इस टाइप का फूड जिसमें सलाद है, जिसके अंदर खीरा है, टमाटर है, आप कच्चा भी साथ में थोड़ा खा रहे हो, चटनी खा रहे हो, वो खून को हेल्दी और फ्री फ्लोइंग लगता है। मेरे को ना बड़े लोग पूछते हैं कि खून गाढ़ा किससे होता है। मैं बोलता हूँ एसिडिक फूड खाने से खून गाढ़ा होता है। एसिडिक फूड खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है बहुत सारे लोगों का। लोग पूछते हैं कोलेस्ट्रॉल हमारा, कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाने से बढ़ा है। मैं बोलता हूँ नहीं, जरूरी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल वाली चीजें खाने से जरूरी नहीं है कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। कई बार रोटी पराठे खाने से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, चीनी खाने से। हाँ, चीनी तो मैं भूल ही गया, शक्कर एसिडिक फूड की लिस्ट में आती है। और हमारा फेवरेट फूड कौन सा? चाय, जिसके बिना हिंदुस्तान चलता नहीं है। चाय किस लिस्ट में आता है, कौन बताएगा? एसिडिक है क्या अल्कलाइन है? अब आ जाओ, मैं समझाता हूँ इसमें यहाँ पे प्रोडक्ट का क्या रोल। मैंने अभी तक जितना भी क्रिएट किया था, हमने फूड के बारे में बात करी। आपने बनाना शेक पिया, बहुत बढ़िया बात है, बनाना आएगा अल्कलाइन फूड की लिस्ट में, लेकिन मिल्क आएगा एसिडिक फूड की लिस्ट में, तो न्यूट्रल बोल सकते हैं। लेकिन अब समझो, हमारे जो सप्लीमेंट है वो क्या करते हैं, जो एडमी सप्लीमेंट बनाता है वो क्या करते हैं, उनका क्या रोल है?
इस जो हमने इतनी इतनी देर हमने टाइम स्पेंड किया, अल्कलिनिटी समझा, हम एक्चुअली सप्लीमेंट नॉर्मल जो है मार्केट में लोग क्या सोचते हैं, सप्लीमेंट का मतलब है जो चीज आपको खाने से नहीं मिल रही वो आप सप्लीमेंट द्वारा उसकी पूर्ति कर रहे हैं। एक तरीका ये है बोलने का। तो वो तो आप ये समझो, सपोज करो आपको जो न्यूट्रिशन खाने से नहीं मिल रहा तो उस न्यूट्रिशन को आप सप्लीमेंट से पूरा कर रहे हो। तो जब आप ओट्स खा रहे हो, बनाना खा रहे हो, ऐसी चीजें खा रहे हो, तो फूड से न्यूट्रिशन लेने में एक्चुअली बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, ये मेरा ओपिनियन है। और हिंदुस्तान में लोग ना खाना थोड़ा कम खाते हैं, रियलिटी में अल्कलाइन फूड तो बहुत ही कम खाते हैं। हिंदुस्तान में लोगों की नेचर है पेट भरने की। तो आप नोटिस करो, आप जब भी खाना खाओगे और आप कम खाना खाओगे तो आप बोलोगे मेरा पेट नहीं भरा। तो रियलिटी क्या होती है, हम उस पॉइंट तक खाना खाते हैं जहां पे हम बोलते हैं मेरा पेट भर गया। तो हमारी 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 नेचर क्या है खाना खाने की, यही नेचर है कि हम वी ईट टू फिल द स्टमक, हम पेट को भरने के लिए खाना खाते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं रोटी थोड़ी कम खा लो तो आप बोलोगे पेट नहीं भरता मेरा, ठीक है। और रोटी नेचर में एसिडिक है, तो अगर किसी इंसान ने एक कटोरी दाल खाई है, कटोरी सब्जी खाई है और उसको 4 रोटियां खाई हैं तो ओवरऑल फूड की नेचर एसिडिक हो गई, ठीक है। अब इस फूड को अल्कलिनिटी की तरफ हम कैसे ले जाएंगे, मोरिंगा जोड़ के, स्पिरुलिना जोड़ के, नोनी जूस जोड़ के, शिलाजीत जोड़ के। क्यों, ये चीजें जो है हमारे को देंगी बहुत सारे मिनरल्स, और ब्लड की अल्कलिनिटी जो है वो मिनरल से मेंटेन होती है। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ, सपोज करो मैं कहीं बाहर गया हूँ और मैंने कुछ खाने ऐसे खाए हैं जो मुझे लगता है एसिडिक नेचर में है, तो मैं कोशिश करता हूँ 2 स्पिरुलिना 2 मोरिंगा साथ में डाल दिए कि मेरे को अल्कलिनिटी भी तो मिले। या मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये खाना खाऊं, थोड़ा सलाद ज्यादा खाऊं, और उसको भी मैं अल्कलाइन करने के लिए 2 मोरिंगा 2 शिलाजीत 2 मोरिंगा 2 स्पिरुलिना, मेरी कोशिश ज्यादा मोरिंगा और स्पिरुलिना की तरफ होती है, और अगर बजट है तो नोनी की तरफ होती है। अब इन सारी चीजों में एक्चुअली सबसे ज्यादा मेरे को लगता है अल्कलिनिटी जो है वो नोनी जूस से आती है, जो हम सबसे कम प्रयोग करते हैं क्योंकि वो महंगा भी है। तो वो मैं नेचर लोगों को पूछता हूँ ना। लेकिन अगर आपके पास बोलते ना, एक किसी ने बोला है कि भगवान ने सबके लिए दिया है, अगर आप बादाम नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप बादाम नहीं अफोर्ड कर सकते तो आप मूंगफली खाइए ना, कुछ तो ताकत बादाम वाली उसमें भी है, कुछ प्रोटीन तो उसमें भी है, कुछ विटामिन तो उसमें भी है। तो अगर आप नोनी जूस अफोर्ड कर सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं अफोर्ड कर सकते तो स्पिरुलिना खाइए। तो आपने जैसे अभी एग्जांपल दिया, किसी ने बोला कि क्या बोलते हैं मिल्क टी, किसी ने पूछा मिल्क टी इज एसिडिक। सर मिल्क टी इज एक्सट्रीमली एसिडिक, और अगर आप मिल्क टी सुबह उठते ही खाली पेट 2 रस्क के साथ ले रहे हैं तो आपने पूरी कबाड़ा कर दिया सिस्टम का, पूरे दिन का खराब कर दिया आपने, क्योंकि वो, और उसके अंदर चीनी है तो उसके अंदर मिल्क भी एसिड है, चाय का कॉम्बिनेशन भी एसिडिक है, उसमें चीनी डाली वो भी एसिडिक है, रस खाया वो भी एसिडिक है। फिर ऐसे लोग पूछते हैं कि हम तो घर का खाना खाते हैं और 20 साल से ये खाना खाते आ रहे हैं, हम बीमार क्यों हो गए, क्योंकि अल्कलिनिटी नहीं है। तो आप अल्कलिनिटी कैसे लाएंगे, मोरिंगा से लाएंगे, स्पिरुलिना से लाएंगे, शिलाजीत अगर आपको वर्क करता है तो लाएंगे। कुछ लोगों को गर्मी में शिलाजीत वर्क करता है, कुछ लोगों को नहीं वर्क करता है गर्मी में शिलाजीत। आपकी बॉडी की, मेरे को शिलाजीत गर्मी में बहुत वर्क करता है, बहुत, मतलब मैं 2 कैप्सूल भी शिलाजीत के इकट्ठे खा सकता हूँ, मुझे मेरे एनर्जी लेवल अच्छे हो जाते हैं, मैं अच्छा फील करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है। तो अगर आपको उस प्रकार की आपकी नेचर है तो आप शिलाजीत भी खा सकते हैं, शिलाजीत भी बॉडी में मिनरल्स देगा। तो आप लॉजिक समझो, एक्चुअली में 3 मेन मिनरल्स हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ये 3 मिनरल्स जो है ना मेजरली ये रिस्पॉन्सिबल है ब्लड को की अल्कलिनिटी मेंटेन करने के लिए। और ये आते कहाँ से हैं, ये सब्जी अलग अलग चीजों से आते हैं, सब्जियों से आते हैं, कुछ दालों से आते हैं, सब्जियों से ज्यादा आते हैं, सलाद से बहुत ज्यादा आते हैं, स्पिरुलिना से तो और भी ज्यादा आते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने पता है, सुना होगा कि एक छोटी सी स्पिरुलिना कितने किलो सब्जी के बराबर है, क्योंकि बहुत ही डेंस फूड है। ऐसे ही मोरिंगा है, बहुत न्यूट्रिएंट रिच है। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने एसिडिक खाने की नेचर को बदल सकते हो, अल्कलिनिटी ला सकते हो 2 मोरिंगा 2 स्पिरुलिना अपने पेट में डाल के या नोनी जूस डाल के। तो इसलिए मेरी हमेशा लोगों को ये होती है कि आप ये इसलिए मत खाइए स्पिरुलिना कि आपको कोई बीमारी है या बीमार है तब आपने खाना है।
और अगर आप नॉर्मल 20, 25, 30 साल के हृष्ट पुष्ट इंसान भी हैं और आप घर का खाना खाते हैं तो भी आप अपने घर के खाने की अल्कलिनिटी बढ़ा सकते हैं स्पिरुलिना, मोरिंगा और शिलाजीत का प्रयोग करके। हाँ ठीक है, शिलाजीत के कुछ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी हैं, कुछ वो आयुर्वेद की एक दवा भी है, दवा वाले फायदे भी देगी, लेकिन शिलाजीत भी मिनरल से, जमीन से निकलती है, पहाड़ों के अंदर से मिनरल से भरी होती है। जो चीज भी मिनरल से भरी हुई है वो ब्लड के अंदर अल्कलिनिटी लाएगी। लेकिन उसमें मोरिंगा और नोनी जूस और जो स्पिरुलिना है वो, जैसे आप इसी की तरफ देखें, जो स्पिरुलिना है इसके अंदर फाइटोसाइनिन नाम का एक जो है फाइटो न्यूट्रिएंट होता है। ये इटसेल्फ जो इसको हरे रंग का कलर देता है। जो चीज भी फूड को कलर देता है वो फाइटो न्यूट्रिएंट हमारे लिए बहुत सेहतमंद होता है। तो ना सिर्फ वो अल्कलिनिटी दे रहा है, वो एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है। फाइटो न्यूट्रिएंट है ना, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। तो स्पिरुलिना आपको मिनरल्स भी दे रहा है, स्पिरुलिना आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है, एंटीऑक्सीडेंट भी दे रहा है। और स्पिरुलिना की ब्यूटी क्या है, ये आपके शरीर में फंसे हुए वो मेटल्स जो पोल्यूशन से आए हैं, जो एनवायरनमेंट से आए हैं, जो लेड जमीन में से आया है, जो पानी में से आया है, जो मेटल्स आपके शरीर में नहीं होने चाहिए उनको बाइंड करके बाहर निकालता है। तो ये डबल काम करता है। ये एक काम करेगा कि आपको न्यूट्रिशन दे रहा है और दूसरा ये आपको डिटॉक्सिफाई कर रहा है। शरीर में से खराब चीजें निकालने को डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं। तो आप एक स्पिरुलिना से कितने सारे काम ले रहे हो। आप उसको हरे रंग का फाइकोसाइनिन भी दे रहे हो, आप उसके थ्रू मिनरल्स, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर। बहुत बार मेरे को लोग मिलते हैं जिनके बाल सफेद होते हैं, मैं उनको बोलता हूँ स्पिरुलिना खाइए, आपके बालों के अंदर कालापन आएगा। क्यों? हम बॉडी को कॉपर दे रहे हैं। स्पिरुलिना के अंदर कॉपर होता है, बहुत बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, खासकर बालों के लिए। तो इसलिए आप अपने खाने को देखो, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है कि आपको मैं बोलूं कि सिर्फ अल्कलाइन फूड खाओ, जबकि ऐसे भी लोग हैं जो फ्रूट और वेजिटेबल पे ही जिंदा रहते हैं। फ्रूट और सलाद, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ फ्रूट और सलाद पे ही जिंदा है। क्या खाते हो? फ्रूट खाते हैं और सलाद खाते हैं। बहुत बड़ी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके 10 हजारों करोड़ों की कंपनी है, उसके जो ओनर है वो सिर्फ फ्रूट और सलाद खाते हैं पूरे दिन, पूरा साल। मैं उसके भी फेवर में नहीं हूँ वैसे, लेकिन तो वो कहने का मतलब यह है वो जीवन एक आम इंसान नहीं जी सकता। तो आम इंसान वो खाएगा जो सबको खाते हुए देखता है, जो आपके घर में खा रहे हैं, जो आपके पड़ोसी खा रहे हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं बचपन से चीजें। लेकिन आप एक काम तो कर सकते हो ना कि उसके साथ थोड़ी अल्कलिनिटी डाल दो। नोनी जूस की अल्कलिनिटी, स्पिरुलिना की अल्कलिनिटी और मोरिंगा की अल्कलिनिटी। और बाय द वे अल्कलिनिटी लाने से वजन गिरता है और एसिड फूड खाने से वजन बढ़ता है। देखो कौन है जिसको नहीं पता, पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चिप्स खाने से, फ्राइड फूड खाने से और इस प्रकार की चीजें खाने से वेट बढ़ता है ना। तो एसिडिक चीजें खाएंगे, चिप्स खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, अल्कलाइन फूड खाएंगे तो वेट घटेगा। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कारण है वेट बढ़ने का, वो धीरे धीरे उनको पता नहीं होता, वो एसिडिक फूड ज्यादा खा रहे होते हैं और अल्कलाइन फूड कम खा रहे होते हैं। अगर हम किसी के साथ वेट लॉस प्रोग्राम करते हैं, सपोज मेरे पास कोई आया, एक लड़की आई 103 किलो की थी, तो मेरा टारगेट ये होता है ये ज्यादा से ज्यादा सलाद खाए, खीरा ज्यादा खाए, एसिडिक फूड्स को कम करें हम इसके खाने के अंदर, सब्जियां बढ़ाएं, इसके स्प्राउट्स बढ़ाएं, ऐसी चीजें खाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या ये उनको इनफ होते हैं? हो सकता है कुछ लोगों को इनफ हो, लेकिन क्योंकि मुझे अल्कलिनिटी चाहिए तो मैं उसको क्या करूंगा, वेट लॉस के प्रोग्राम के अंदर मैं उसको बोलूंगा मोरिंगा खाओ साथ। मैं उसको, कोई है इस ग्रुप में जिसने मोरिंगा और स्पिरुलिना खा के अपना वजन कम किया हो? अगर आपने किया है या आप किसी को जानते हैं तो आई नो लिखिए चैट बॉक्स में, या आपने किया हो या आपके किसी क्लाइंट का आपने करवाया हो या आप किसी को जानते हैं जिन्होंने मोरिंगा स्पिरुलिना खा के वजन कम किया, आई नो लिखिए चैट बॉक्स में। देखो है कोई इस ग्रुप में ऐसा? देखो यस। तो देखो कितनी बढ़िया चीज है ना कि आपने किसी को बोला फूड में अल्कलिनिटी बढ़ाओ अपने खाने द्वारा, साथ में मोरिंगा खाओ, साथ में स्पिरुलिना खाओ और वजन घटाओ। कितना ज्यादा सिंपल है। तो अब ये आपको देखो इतना बढ़िया टूल दे दिया, इसको जाओ वर्ड को स्प्रेड करो, लोगों को एजुकेट करो, लोगों को सिखाओ, उनके जीवन में फर्क डालो। और एक
एक सोर्स ऑफ इनकम भी दे दिया, ये इससे आप पूरा बिजनेस खड़ा कर सकते हो। ठीक है, और बस आज के लिए सेशन में इतना ही था, आइडिया ये था। एक बार नेक्स्ट स्लाइड नीरज जी दिखाएं, कुछ उसमें बचाओ तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली तो हुई स्लाइड एसिडिक और एल्कलाइन फ्रूट्स की। हाँ देखो, व्हाट फूड एक्चुअली इफेक्ट्स, देखो कितनी बढ़िया चीज लिखी है। पहले में स्टमक बनी हुई है, एसिड बना हुआ है दिखाया हुआ है, दूसरे में मिनरल बैलेंस लिखा हुआ है। ये समझा रहे हैं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम, दूसरे में मिनरल बैलेंस किस प्रकार से एल्कलिनिटी लाता है शरीर के अंदर मिनरल्स को बैलेंस करके। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको हमारे जूस में, स्पिरुलिना में और मोरिंगा में मिलेगा। इस प्रकार से एसिड बढ़ने की वजह से क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है। जब शरीर में एसिड बढ़ता है, खासकर खून की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो शरीर में इन्फ्लेमेशन होती है, थकावट आती है, दर्दें आती हैं, जॉइंट पेन्स होती है, मस्कुलर पेन्स होते हैं, शरीर जल्दी हील नहीं होता। आप बीमार होते हैं तो जल्दी ठीक नहीं होता। नोटिस करो, कोई आदमी 3 दिन में ठीक हो जाता है, कोई 2 दिन में, कोई 1 हफ्ते में ठीक नहीं होता। अगर कोई तो ऐसे हैं जिनको 1 हफ्ते में लगता है खांसी और जुकाम को ठीक करने में। क्यों? क्योंकि वो एसिडिक फूड ज्यादा खाते हैं। ठीक है, राइट साइड को सबसे लास्ट में देखो कितनी बढ़िया, ये मेरी सबसे फेवरेट है, जो मुझे स्प्रेड करने में बहुत मजा आता है कि जब आप एसिडिक फूड ज्यादा खाओगे तो सबसे बड़ा लोड किसके ऊपर पड़ेगा? चलो चैट बॉक्स में लिख के बताओ, सबसे बड़ा लोड किसके ऊपर पड़ेगा? किडनी के ऊपर। और हमारे गुरु जी एक बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, बोलते हैं शरीर के जैसे लीवर है ना, लीवर है मेड इन इंडिया। क्या मेड इन इंडिया को एक तो खराब जल्दी नहीं होगा, खराब हो गया तो रिवर्स भी हो जाएगा। और किडनी जो है ना वो मेड इन चाइना है। तो भगवान जब इंसान को बना रहा था ना, तो उसने लीवर हिंदुस्तान से लिया और किडनी चाइना से ली। क्यों? एक तो खराब जल्दी हो जाती है, अगर ज्यादा पंगा लो तो जल्दी खराब हो जाती है, लीवर से भी पहले खराब हो जाती है कभी कभी। और दूसरा, अगर खराब हो जाए तो रिवर्स करनी बड़ी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक बार जीएफआर गिर गया, आपके क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ गए, तो आप ये जो स्पिरुलिना और मैं जो एल्कलिनिटी की बात कर रहा हूँ ना, डॉक्टर ये भी बंद कर देगा, कहेगा नो स्पिरुलिना नो मोरिंगा। आपकी किडनी अब कमजोर हो गई है। तो ये याद रखो कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं एल्कलिनिटी की, ये उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जिनको किडनी इश्यूज है, और उन लोगों को हम खिला भी नहीं सकते जिनको किडनी इश्यूज है। उनको डॉक्टर की सलाह से खानी पड़ेगी अपने, जो किडनी का उनका इलाज कर रहे होंगे। तो इसलिए आज ही समझ जाना है, आज ही किडनी का ध्यान रखना है, शरीर में एल्कलिनिटी लानी है, किडनी का लोड नहीं बढ़ाना। किडनी एक दिन में खराब नहीं होती है। किडनी को 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग जाते हैं एक प्रकार का खाना खाते खाते और किडनी पे लोड बढ़ाते बढ़ाते। किसी ने बोला 80% रॉ फूड होना चाहिए। सर वो चॉइस आपकी है, आइडिया बहुत बढ़िया है कि बिल्कुल होना चाहिए, आप 50-50 भी कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते हो तो बड़ा आसान है ना, 2 मोरिंगा 2 स्पिरुलिना, छुट्टी, काम पे चलो। ये किसी प्रकार से तो एल्कलिनिटी लेके आए और बजट है तो नोनी। ठीक है, तो इसलिए किडनी का बहुत ध्यान रखना है, कीप सेफ। और यूरिक एसिड बढ़ गया है, अगर किसी ने बोला यूरिक एसिड बढ़ गया, सर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो बहुत बार आपको ना सब्जी बढ़ाओ, एल्कलिनिटी प्रोड्यूस करो, एल्कलाइन करने वाले खाने खाओ। अगर वेजिटेबल जूसेस पीने की कोशिश करो, नॉनी जूस पीने की कोशिश करो, सलाद ज्यादा खाओ, यूरिक के एसिड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यूरिक के एसिड के लेवल्स गिरेंगे। यूरिक एसिड बढ़ना एसिड की प्रॉब्लम नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ना खान पान की प्रॉब्लम है, लाइफस्टाइल की प्रॉब्लम है। और शरीर, यूरिक एसिड आज नहीं बढ़ा, आप 5-7 साल से कुछ कर रहे थे कि अब यूरिक एसिड बढ़ गया। ठीक है, तो धन्यवाद सबको, मेरा बहुत बहुत प्रणाम। फिर किसी और दिन मिलेंगे कुछ और टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई फेवरेट टॉपिक हो जिस पे आप बात करनी चाहें तो हेड ऑफिस फोन करके हमें बताएं, हम उस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पीडीएफ शेयर, मैं पीडीएफ जो है नीरज जी के पास हेड ऑफिस में है, उसके लिए आप नीरज जी से बात कर सकते हैं। बहुत बहुत सबका धन्यवाद, प्रोग्राम में रहने के लिए भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय।